इसमें जो है मीटिंग को आरंभ करने करते ही जब जैसे ही मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो वैसे ही जो है जो इसका टूल बार होता है, उस टूल बार में मोर में जा करके एनिमेशन जो अ, है उसको जो है डिसेबल करने का भी काम जो है आप लोग कर लिया करिए हैं। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ तो उस में से जा करके फिर जो है लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। यह है मेरा छोटा सा डिक्लेरेशन है। मैं आरसी धीमान, निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश, यह घोषणा करता हूँ यह कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था विश्वास रखता हूँ। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जातीय, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूँ। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता हूँ। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निशुल्क बिना किसी आर्थिक लाभ के मैं जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती, पूर्व एमएलसी, उत्तर प्रदेश सरकार। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आज 20 नवंबर 2023 को आयोजित इस संवैधानिक वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय विजय बौद्ध जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। और संचालन कर रहे हैं माननीय चरण दास बौद्ध जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भारत के संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। न केवल भारत के संविधान के बनने में योगदान है, बल्कि उनका भारत देश के निर्माण में, बहुत सारी संस्थाओं को बनाने में और जो है बौद्धिक रूप से स्ट्रॉन्ग करने में बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के अथक प्रयास से 2 साल 11 महीने 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान, भारत की जो संविधान सभा है उसके द्वारा भारत की जनता की तरफ से अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आने वाले आज 20 तारीख है और 6 दिन बाद जो है 26 नवंबर होगा, और 26 नवंबर को भारत देश का समस्त नागरिक को यह मौका होगा, यह अवसर होगा कि वह संविधान दिवस को एक पर्व के रूप में मना ले। तो आज जो है हम लोग जो है संविधान दिवस के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं कि भारत का जो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के भारत की जनता की तरफ से अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, वह जनता से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाया, कनेक्शन क्यों नहीं हो पाया, भारत के संविधान का भारत की जनता से कनेक्शन क्यों नहीं हो पाया। इन कारणों पर विश्लेषण करने की आवश्यकता है और भारत देश के अंदर आम जनता को भारत के संविधान की जानकारी क्यों नहीं प्राप्त हो पाई, और क्यों नहीं जो है संविधान दिवस को एक जनमानस का त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करने का माहौल बन सका। तो इन बिंदुओं पर भी हम लोग जो है डिस्कस करते हुए आज के बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो ये जो संविधान आप देख रहे हैं, भारत की सेंट्रल पार्लियामेंट के अंदर रखा हुआ है, ओरिजिनल संविधान का प्रतिबिंब है ये। और इस संविधान के निर्माण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी होने के बावजूद उन्होंने जो है इस संविधान के निर्माण में अपना तन, अपना मन, अपना समर्पण किया। क्यों किया? ताकि ये भारत देश एक स्ट्रॉन्ग देश बन सके। संवैधानिक रूप, जितना अच्छा संविधान होता है उतना अच्छा देश बन जाता है, उस देश की उतनी उन्नति होती है। तो इसलिए एक बेहतर संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया और देश की जनता को प्राप्त हुआ। तो सवाल ये है कि क्या हिस्ट्री है इस संविधान दिवस की। हम सब लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ। दूसरा, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ ब्रिटिश शासन से। तो फिर क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो भारत देश है उसने संविधान को अमल में लाया। तो भारत देश के अंदर जो 3 तिथियां हैं वो राष्ट्र हित में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है कि हम भारत के लोग ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को मुक्त हुए, आजाद हुए। आजादी के का महत्व हमें प्राप्त हुआ और उस आजादी के आंदोलन का परिणाम निकल के आया।
जिसमें भारत के द्वारा, भारत के नागरिकों के द्वारा, भारत की पार्लियामेंट से भारत के लिए जो है शासन करने का अवसर का मार्ग बना। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाए, क्योंकि विधि के शासन में, कानून के राज में संविधान का होना अति आवश्यक था। इसलिए ब्रिटिश शासकों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आप लोग अपना संविधान बना लीजिए, और संविधान बना लीजिए, आप संवैधानिक रूप से अपने देश को चलाइए। तो ये महत्वपूर्ण काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कंधों पे आया, बड़ी जिम्मेदारी का काम था। और फिर 15 जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बना। तो जब भारत का संविधान बना तो हम विधिक रूप से जो है, पूर्ण रूप से जो है, अपने देश को स्वतंत्र करा सकें ब्रिटिश शासन से। तो पूर्ण रूप से जब हमारा देश ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हो गया, हमारा अपना खुद का संविधान हो गया, तो ये जो है 26 नवंबर 1949 भी भारत देश के नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक महत्व की तिथि है। और जब भारत देश का संविधान बन गया 26 नवंबर 1949 को, तो भारत के संविधान के अंदर आपने प्रियम्बल में देखा ही है कि हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी जो भारत है वह गणराज्य भारत हो गया। तो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा भारत गणराज्य हो गया, गणराज्य भारत हो गया, तो फिर जो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता। तो 3 जो है महत्वपूर्ण तिथियां भारत देश के नागरिकों के लिए हैं। पहला है 15 अगस्त 1947, जिसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा है आपका 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान अमल में लाया गया, तो उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। परंतु ये जो बीच वाला पोर्शन था 26 नवंबर 1949, यह स्लिप क्यों हुआ? यह स्लिप हो गया। और जो है 2 ही राष्ट्रीय पर्व के रूप में सामने आए। पहला आया 15 अगस्त 1947 और दूसरा आया 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, वह तिथि जो है महत्व की तिथि के रूप में भारत के नागरिकों को पता नहीं चली। और जिसकी वजह से संविधान भारत के नागरिकों को कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का प्रचार प्रसार जो है किया जा सके, यह प्रयास सफल ना हो सका। और देश के नागरिकों के सामने 2 ही पर्व सामने आते हैं। एक आता है 15 अगस्त 1947 और दूसरा आता है 26 जनवरी, यानी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर बीच में संविधान दिवस कहाँ से आ गया? 26 नवंबर 1949 के महत्व को न्यायालय द्वारा समझा गया, और जो है इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में, यानी नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाता था। 26 नवंबर को विधि दिवस कहा जाता था कि भाई एक विधि दिवस है। और विधि दिवस क्या होता है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को थी, भारत के नागरिकों को। कुछ विद्यालयों में, कॉलेजों में, खासतौर से विधि के जो लॉ के कॉलेज हैं, वहाँ के जो है कॉलेज की फैकल्टी के द्वारा 26 नवंबर को जो है विधि दिवस का आयोजन किया जाता था।
और वहां पर जो है भारत का संविधान कैसे बना, क्यों बना, इसका उद्देश्य क्या है, इन सब बिंदुओं पे चर्चा होती थी। बहुत ही छोटे पैमाने पर ये विधि दिवस का कार्यक्रम भारत देश के नागरिकों के बीच में आया और ऐसे ही चलता रहता था। परंतु जितना महत्व 26 जनवरी को मिला, जितना महत्व जो है स्वतंत्रता दिवस को मिला, उतना विधि दिवस को भारत में नहीं मिल पाया। परंतु संविधान दिवस यानी भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर जब तैयार हुआ और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनका जन्म 14 अप्रैल को होता है, उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर विधि दिवस को यानी कि कानून के दिवस को, लॉ डे को संविधान दिवस के रूप में पूरे संपूर्ण भारत में मनाए जाने का जो है एक कदम उठाया गया भारत सरकार के द्वारा, जिसमें यह कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी निर्धारित किए गए कि स्कूल और कॉलेज के अंदर क्या क्या मनाया जाना है। नंबर एक कि जो प्रस्तावना है उसमें क्या है ये बताया जाए बच्चों को, और जो मूल कर्तव्य हैं उनके विषय में बताया जाए, और जो मौलिक अधिकार हैं उनके विषय में बताया जाए। ये 3-4 ऑब्जेक्ट्स को लेकर के और संविधान दिवस को सभी स्कूलों और कॉलेजों में जो है आदेश आया और पूरे देश के अंदर जो है इसका प्रचार प्रसार हुआ और संविधान दिवस जो है मनाया जाना आरंभ हुआ। तो इससे पूर्व जो कानून दिवस मनाया जाता था वो उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं था, परंतु जब भारत का संविधान दिवस भारत के नागरिकों के द्वारा मनाया जाने लगा तो आज जो है व्यापक रूप से जो है पूरे भारत देश के अंदर संविधान दिवस को मनाया जा रहा है। हर जगह छोटी छोटी संगोष्ठियां हो रही हैं, वेबिनार हो रही है, स्कूलों में कॉलेजों में संविधान दिवस को मनाया जाता है और चर्चा होती है कि संविधान में क्या है, संविधान में क्या होना चाहिए। जो है जो संविधान के अंदर जो है बदलाव की इच्छा रखते हैं तो वो चाहते हैं कि संविधान में क्या क्या कमियां हैं उसे दूर किया जाए। जो संविधान को यथास्थिति बनाए रखना चाहते उन्हें लगता है कि संविधान बहुत बढ़िया है, इसमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से संविधान एक चर्चा का विषय बना। चर्चा आज आज भारत देश के अंदर संविधान ही प्रमुख मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, ये मुद्दे गौण हैं। उससे भी बड़ा मुद्दा है संविधान, कि संविधान कैसा होना चाहिए। क्या यह संविधान आज के परिवेश में फिट है? क्या इस संविधान को बदल देना चाहिए? क्या इस संविधान की जगह कोई दूसरा जो है संविधान लाना चाहिए? क्या यह संविधान फिट है? क्या इसी संविधान को बनाए रखना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जनमानस में और स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नागरिकों में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है और कुछ राजनीतिक लोगों को, आम नागरिकों को यह आशंका भी है कि ये संविधान को खतरा है, संविधान विरोधियों से खतरा है, क्योंकि जो है दिल्ली के अंदर जो है कुछ संविधान विरोधियों द्वारा इस संविधान की प्रतियों को जलाया गया। उसके बाद उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई और उनको न्यायालय द्वारा पनिशमेंट किया गया। आज वह जेल के अंदर है। परंतु ऐसी जो घटनाएं हैं, संविधान विरोधी घटनाओं के कारण जो राजनीतिक चिंतकों को और बुद्धिजीवियों को यह आशंका है कि भारत के संविधान को खतरा है और इसे बचाने की आवश्यकता है। तो सवाल ये है कि जो है भारत के संविधान को क्या
वास्तव में खतरा है। यह विश्लेषक बुद्धिजीवी जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं, परंतु संविधान जैसा भी है, भारत का संविधान जैसा भी है, वह अभी तक जनता तक पहुंचा नहीं। जनता के बीच में यह संविधान अभी तक आ नहीं पाया। जब जनता के बीच में यह संविधान आ ही नहीं पाया, इसके अंदर जनता को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, इसमें न्यायपालिका की क्या स्थिति है, इसमें कार्यपालिका की क्या स्थिति है, इसमें विधायिका की क्या स्थिति है, इसमें नागरिकों के क्या अधिकार हैं, रिजर्वेशन किसको किसको मिला हुआ है, क्यों मिला हुआ है, सारी बातों की जानकारी अभी जनता को प्राप्त ही नहीं हो पाई है। और इससे बदलने और इसे बनाए रखने पर चर्चा चल रही है। तो अभी तो यह सवाल पैदा होता है कि 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित हुआ और 1950 को लागू हुआ, तब से लेके आज तक इस भारतीय संविधान की उपलब्धियां क्या, क्या क्या करने में यह संविधान सफल हुआ। और 1950 से पूर्व जो भारत के नागरिकों की स्थितियां थी, उन स्थितियों में कितना बदलाव हो सका, यह एक समीक्षा का विषय है। तो ये भी एक चर्चा का विषय है कि क्या क्या बेनिफिट्स हुआ। तो जब हम इस को देखते हैं, तो इसका मूल्यांकन भी वही लोग कर सकते हैं जो संविधान के विषय में जानते हैं। क्योंकि संविधान में किस आर्टिकल में क्या अधिकार दिया गया है, जिसे पता है वही जान सकता है कि वह अधिकार आम जनता को मिला या नहीं मिला। तो बात वहीं पे आकर अटक जाती है कि आम जनता को भारत के संविधान की जानकारी देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमारा जो पहला कर्तव्य है, इट इज अवर फर्स्ट responsibility that we have to inform the information of Indian Constitution to common people। कैसे आम आदमियों को जो है संविधान की सामान्य जानकारियां प्रदान की जाए, इस विषय में चिंतन करना। गांव-गांव के अंदर, कस्बे-कस्बे के अंदर, एक-एक परिवार के अंदर संविधान के महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी पहुंचाना, ये हर देश के समस्त बुद्धिजीवी व्यक्तियों का कार्य है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 3 वर्ष से लगातार जो है भारत के नागरिकों के लिए निःशुल्क वेबिनार का आयोजन करती है और भारत के नागरिकों को संविधान की जानकारी प्रदान करने के लिए निःशुल्क अवसर भी प्रदान करती है। बिना किसी भी प्रकार का जो है शुल्क लिए भारत के नागरिकों को संवैधानिक जानकारी प्रदान करती है। तो यह कर्तव्य जो है, मुझे लगता है भारत देश के अंदर ऐसे और भी संगठन हो सकते हैं, परंतु मेरे संज्ञान में यह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से जो है भारत के नागरिकों को लगातार 3 वर्षों से निःशुल्क संवैधानिक ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भारत के नागरिकों के प्रति जो है जो इसके पदाधिकारी हैं और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, वह एक अपना प्रथम कर्तव्य निभा रही है। परंतु जो है विधिक ज्ञान की अज्ञानता और जो इंफॉर्मेशन की जो पद्धति है, जिसकी वजह से जो है वेबिनार में जुड़ने वाले
सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। ये मायने नहीं रखता है कि संख्या कितनी है या कितनी नहीं है, परंतु जो है यह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक सराहनीय प्रयास है। भारत के नागरिकों को संविधान दिवस क्यों मनाना चाहिए? आखिर उन्हें मनाने की क्या जरूरत है? वो दीपावली मना लेते हैं, वो होली मना लेते हैं, वो जो है बड़ा दिन मना लेते हैं, क्रिसमस, वो ईद मना लेते हैं, धार्मिक त्योहारों पर इतना पैसा खर्च करते हैं, जो है इतना बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं, जिसमें कम से कम हर परिवार से 4,000 5,000 रुपया ऐसे पर्वों पे खर्च करते हैं, क्योंकि ये उनके धार्मिक त्योहार हैं। उनके उनके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है कि भाई जो है चलो भाई दीपावली के दिन भगवान राम जो है अयोध्या आए थे, या अपने यहाँ जो है वापसी उनकी हुई थी। उस खुशी में जो है उस खुशी में दिए जलाए जाते हैं और आम आदमी जो है उसको शरीक होता है। उनका धार्मिक त्योहार करना चाहिए, वो कर रहा है। परंतु उन सभी व्यक्तियों का यह भी कर्तव्य है कि वह 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमने अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है, आत्मार्पित किया है, हम जाने कि उसमें क्या है। ये जो संविधान की बुक है, इसमें है क्या? ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि रामचरितमानस में क्या लिखा है ये हमें मालूम, कुरान में क्या लिखा है ये हमें मालूम है, हदीस में क्या लिखा है ये हमें मालूम है, बाइबल में क्या लिखा है ये मालूम है, तो संविधान में क्या लिखा है ये हमें मालूम होना चाहिए। ये देश के नागरिकों की के लिए अति आवश्यक है और ये जागरूकता हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अगर हम जब देखते हैं कि भारत के संविधान के अंदर आम आदमी के लिए क्या है, तो आम आदमी के लिए बहुत कुछ है। पहला है समता, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है बंधुता। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा, ये जो महत्वपूर्ण अधिकार हैं, ये हैं हमारे वो अधिकार जिनके बगैर हमारा जीवन जीना संभव नहीं है, जिनके बगैर हम जी ही नहीं सकते हैं। वो सारे अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स है भाग 3 के अंदर, वो प्रदान किया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई है, जिसमें जनता के द्वारा को जनता के कल्याण के लिए शासन चलाने की शक्ति प्रदान की गई है। पहले जो है राजा माँ के पेट से पैदा होता था, अब राजा जो है ईवीएम से पैदा होता है। इलेक्शन वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पैदा होता है, या बैलेट पेपर से पैदा होता है, या वोटिंग या मशीन वो जो है पेटी से पैदा होता है, परंतु ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वहां से होता है। तो जो राइट टू वोट है आपका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको नौकरी करने का अधिकार भी इसी में दिया गया है। न्यायालय के अंदर जज बनने का अधिकार दिया गया है, आईएएस पीसीएस बनने का अधिकार दिया गया है, क्लर्क बनने का अधिकार दिया गया है, आपको प्रोफेसर बनने का अधिकार दिया गया है, आपको वकील बनने का, आपको अपना प्रोफेशन चुनने का अधिकार दिया गया है। एक इंसान के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर जो मानवाधिकार है, 10 दिसंबर 1948 को घोषित हुआ था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसमें जितने भी अधिकार हैं पूरी दुनिया के लोगों को हैं, वो उन सभी अधिकारों को हम भी उपभोग कर सकते हैं। इससे पूर्व, संविधान के आने से पूर्व, यह अधिकार जो है आम जनमानस के पास नहीं थे। इसलिए हमको ये जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, इन अधिकारों को प्राप्त होने की खुशी में हमको अपने घरों में दीपक जलाने की आवश्यकता है। एक दूसरे को जो मिठाई है वह मिठाई खिलाने की जरूरत है, सेलिब्रेशन करने की जरूरत है। सिर्फ बैठकों और मीटिंगों से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि विधि जागरूकता उतनी जितनी हो सकती हो रही है,
परंतु यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में जब हमारा संविधान दिवस त्योहार के रूप में मनाया जाएगा, तब जो है आम जनमानस को यह प्रभावित कर पाएगा कि उस इस संविधान में उसके कौन-कौन से अधिकार छुपे हैं। उसके लिए सेलिब्रेशन की आवश्यकता है, मिष्ठान वितरण की आवश्यकता है, दीपक जलाने की आवश्यकता है। संविधान हर घर के अंदर जो है संविधान को लेकर के और उसके मौलिक अधिकार का पाठ किया जाए। सुबेरे 11 से 12 के बीच में या 10 से 11 के बीच में नहा धो के परिवार सहित कपड़े पहन के साफ-सुथरे और बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा या चित्र पर जो है पुष्प अर्पित करने के बाद जो है संविधान की पुस्तक लेकर के और सभी परिवार के लोगों को एक दूसरे को मौलिक अधिकारों की जानकारी देने की आवश्यकता है। ये जो आरबीएम पे वीडियो चलाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसको चला करके एक दूसरे को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का क्या महत्व है, ये बताने की जरूरत है। जब हम इस तरीके से करते हैं और जो है तो फिर आने वाली जो पीढ़ी है, क्योंकि जो है ये आप अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, यह लड़ाई तो आने वाले पीढ़ी के लिए है। जैसे जो आप उन बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया, जिन बच्चों ने अभी जन्म नहीं लिया उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको समता प्राप्त रहे, उनको स्वतंत्रता प्राप्त रहे, उनको प्राप्त हो सभी प्रकार के संवैधानिक अधिकार, बीच में किसी भी प्रकार से कोई इसको छीन न सके। इसलिए जो है हमें इस संवैधानिक आंदोलन को, जिसे संविधानवाद भी कहते हैं, जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनको संविधान से फायदा हो रहा है। जिनको संविधान से फायदा हो रहा है वो लोग इस काम को संभालेंगे। जिनको इस संविधान में इंटरेस्ट नहीं है, संविधान विरोधी लोग हैं, वो ये काम नहीं करेंगे। और यह काम उसी तरीके से करने की आवश्यकता है जैसे एक बार भारत सरकार के द्वारा जो है घर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक कॉलेज के अंदर जो है डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दिया गया है कि आप लोग सभी लोग एक एक तिरंगा खरीदेंगे। तो तिरंगा क्या होता है? पहले तो सवाल ये है, तिरंगा यानी राष्ट्र ध्वज। राष्ट्र ध्वज शब्द ज्यादा बेहतर है या तिरंगा शब्द ज्यादा बेहतर है? और दूसरा सवाल है कि ये तिरंगा नहीं, चार रंग है इसमें, है ना। इसमें जो नीले रंग का चक्र है, तो नीले रंग के चक्र को बाईपास करके, ब्लैक आउट करके सिर्फ तीन रंग की बात करना अनुचित प्रतीत होता है। तो इसलिए ये जो तिरंगा शब्द है उसकी जगह पे जो है राष्ट्रीय ध्वज शब्द इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है घर घर राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाने का जो भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया गया, तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इसको खरीदवाया गया और खरीदवाने के बाद जो है इसको घर घर आह्वान किया गया कि आप सब लोग राष्ट्रीय ध्वज को लगाइए। और उससे क्या बेनिफिट है कि राष्ट्र की भावना का विकास होगा। कॉलेज में, स्कूल में, घर में सब लोग राष्ट्रीय ध्वज लगाइए और अपनी अपनी सेल्फी लगा करके भेजिए। जो है गवर्नमेंट के पास एक वेबसाइट पर डालिए, उससे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज का प्रमोशन सरकार ने किया। अब प्रमोशन बारी है घर घर संविधान, घर घर बाबा साहब का चित्र और घर घर संविधान। तो अब अगर सरकार इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पे ले करके 26 नवंबर 1949 को उसी तरीके से प्रयास करती है जिस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रयास किया, तो फिर आप लोग को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा काम फिर सरकार कर देगी और जो है संविधान घर घर में पहुंच जाएगा। बस आपको पढ़ना है। परंतु अगर इस लक्ष्य को जो है सरकार किन्हीं कारणों से नहीं कर पाती है, असमर्थ है, तो यह जिम्मेदारी फिर जो है जागरूक नागरिकों को उठानी पड़ेगी और घर घर संविधान
और घर घर बाबा साहब का चित्र का अभियान जो है चालू करना होगा। अगर हम इस तरीके से काम करते हैं तो संविधान दिवस के अवसर पर बड़े पैमाने पे भारत देश के नागरिकों को संवैधानिक शिक्षा देने का जो हमें अवसर प्राप्त हो रहा है जनमानस तक पहुंचाने का, वह लक्ष्य हम कुछ पूरा कर पाएंगे। क्योंकि 1 अरब 44 करोड़ की जनसंख्या में अगर जो है आप 44 करोड़ लोगों को भी जो है संवैधानिक शिक्षा दे लेते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 1 अरब नहीं हो पाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए आज संवैधानिक दिवस के अवसर पर, क्योंकि 26 नवंबर को तो से पूर्व जो है मेरा कोई वेबिनार है नहीं, तो इसलिए हमने आज संविधान दिवस के अवसर पर पूर्व संध्या पर जो है संविधान के संबंध में ये भारत देश के नागरिकों को आह्वान किया गया है। खास तौर से जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के वे पदाधिकारी जो राष्ट्रीय स्तर पे काम करते हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, जो प्रदेश स्तर पे काम करते हैं, तो अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने जिले में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने देश के अंदर जहाँ जहाँ तक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रभाव है, वह अपने अपने जो है सोशल मीडिया पर जो है संविधान दिवस की डीपी लगाए। संविधान दिवस के 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर आरबीएम की एक डीपी बना लीजिए और बना करके सारे पदाधिकारी अपना उस पे लगाएं, व्हाट्सएप पे लगाएं, फेसबुक पे लगाएं, इंस्टाग्राम पे लगाएं। इस तो ये पता चलेगा कि लोगों को दिखेगा कि आज संविधान दिवस। एक आदमी अगर अपने जो है डीपी लगाता है और उसका 2000 लोगों से संपर्क है तो कम से कम 100-200 लोग तो देखते ही हैं। फेसबुक पे तो बड़े पैमाने पे जो है शेयर होता है और देखते हैं लोग। तो जब हम इस तरीके से भारत देश के नागरिकों को बताएं कि टुडे इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, आज संविधान दिवस है, और आरबीएम के ये से वीडियोज हैं जो रिकॉर्ड होते हैं, इसको अगर शेयर करेंगे तो फिर लोग सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और फिर इस तरीके से भारत के अंदर संविधान के प्रति जागरूकता आएगी। तो जो है आज कोई विशेष आर्टिकल तो मैंने बताया नहीं, अपनी तरफ से भारत देश के नागरिकों के लिए ये संविधान दिवस के अवसर पे नागरिकों के लिए अपील की। और भारत देश को मैं इस संविधान आने वाले 26 नवंबर को 2023 को संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर मैं शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और भारत देश के नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, खास तौर से स्वतंत्रता का अधिकार, जैसा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है और उसे किसी भी दशा में किसी भी प्रकार से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। परंतु बढ़ती हुई महंगाई और शिक्षा से आपकी दूरी, आपके पास विद्यालय नहीं है, आपके पास विद्यालय नहीं है, सरकारी विद्यालय बंद होते चले जा रहे हैं। तो माइक खोलें सर। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि अगर यह जो भारत देश का गरीब वर्ग है, निर्धन वर्ग है, कमजोर वर्ग है, इस वर्ग की आने वाली पीढ़ी को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। मतलब मैं तो प्रोफेसर बना रहने दो, लेकिन अगर मेरे बेटे को पढ़ने का अवसर ना प्राप्त हो तो फिर आने वाले साल में उसका बेटा मजदूर पैदा हो। तो नेक्स्ट जनरेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वह गुलाम होगी, ये मेरी भविष्यवाणी है। तो वह गुलाम होगी, क्यों होगी? क्योंकि आर्थिक अभाव में जब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट पीढ़ी आपकी और भी कमजोर होगी। तो हमारे खुद के विद्यालय होने चाहिए, हमारे खुद के कॉलेज होने चाहिए, हमारे खुद के विश्वविद्यालय होने चाहिए। तो हमारे विद्यालयों में हमारे बच्चे पढ़ सकेंगे, हम उनसे कम फीस लेंगे। तो शिक्षा में पार्टिसिपेशन हमारा कितना है,
राजनीति में हर व्यक्ति विधायक बनना चाहता है, हर व्यक्ति सांसद बनना चाहता है और राजनीतिक भागीदारी लेना चाहता है। लेकिन केवल राजनीतिक भागीदारी से जो है आने वाली पीढ़ी आपकी स्ट्रांग थोड़ी होगी, कहाँ पे पढ़ने जाएगी। तो आपको जो है सिर्फ राजनीतिक भागीदारी की ही आवश्यकता नहीं है, आपको शिक्षा में भी बराबर की भागीदारी की आवश्यकता है। शिक्षण संस्थानों को खोलने की आवश्यकता है, शिक्षण संस्थानों को प्रबंधन करने की आवश्यकता है और सिस्टमेटिक ढंग से पूरे भारत देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब आप पैरेलल ये काम करते हैं तो आने वाली पीढ़ी को आप एक ऐसा माहौल देंगे, विश्वविद्यालय देंगे, कॉलेज देंगे, शिक्षण संस्थान देंगे जिसमें वह पढ़ सकेगी और वह बराबर अपने अस्तित्व को बनाए रखेगी और वह स्वतंत्र रहेगी। आर्थिक आधार पे भी यही देखा जा रहा है कि आज जो है जहाँ जो है शिक्षा मित्र था तो अब अग्निवीर आ गया। तो जब शिक्षा मित्र था तब आपने सोचा नहीं है, और जब उसका दूसरा पैटर्न अग्निवीर आ गया तब आप आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या न्यायवीर नहीं आएगा? न्यायालय में न्यायवीर भी आ सकता है। जब न्यायालय में न्यायवीर आएगा तो क्या जो है विधानसभा में फिर नहीं आएगा राजनीतिक वीर? तो इसलिए जो सिस्टम है आर्थिक आर्थिक रूप से भी स्ट्रांग होने की जरूरत है। तो आपका आपका जो है, अगर आप संविधान के अंदर दिए गए अधिकारों को जानते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान के अंदर आर्टिकल जानते हैं, तो आप निश्चित रूप से बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी रूपों से मजबूत हो सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर आप खुद को स्टेब्लिश कर सकते हैं। ना केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी जाकर के आप जो है अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। ना केवल भारत में शिक्षण संस्थान खोलने की आवश्यकता है बल्कि भारत के बाहर भी अन्य देशों में, जैसे जापान है, जैसे थाईलैंड है, अन्य यूरोप की कंट्रीज है, वहाँ पे भी शिक्षण संस्थान खोलने की आवश्यकता है ताकि हमारे बच्चे जा करके वहाँ पे भी पढ़ सके। और जब वह वहाँ की शिक्षा लेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी वर्सेस हिंदी का भी बड़ा मामला चल रहा है। तो हिंदी को आप एक कुआं समझ लीजिए, एक ऐसा कुआं जिसमें थोड़ा सा पानी है और उतना ही पानी निकाला जा सकता है। और अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी समुंदर है। अंग्रेजी भाषा अगर आती है तो आप भारत के प्रत्येक कोने के अंदर जा करके रह सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, दूसरी बात समझ सकते हैं। और सिर्फ हिंदी आती है, सिर्फ हिंदी की बात करते हैं, हिंदी आती है तो हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर भी जो है ही रह सकते हैं। आपको भारत के अंदर जो है दूसरे क्षेत्र हैं जहाँ पर हिंदी का प्रयोग कम होता है, वहां पर आपको रोजगार का अवसर मिलता है तो वहां पे आप रोजगार नहीं ले सकते क्योंकि यू आर अनेबल टू स्पीक कन्नड़, यू आर अनेबल टू स्पीक तेलुगु, यू आर अनेबल टू स्पीक गुजराती। तो इसलिए अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, अंग्रेजी भाषा में बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है और अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी है, अंग्रेजी में लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अंग्रेजी बोल लेते हैं तो आप वीजा बना करके चले गए जापान, आप चले गए रूस, आप चले गए अमेरिका, आप चले गए अन्य देशों में और वहां पर अंग्रेजी वो भी जानते हैं, अंग्रेजी आप भी जानते हैं, वहां पे रोजगार अंग्रेजी में मिल जाएगा और आपका जीविकोपार्जन चल जाएगा। तो ये दुनिया बहुत बड़ी है। इस बड़ी सी दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों के अंदर रहने की काबिलियत हमें अपने बच्चों में पैदा करनी होगी कि हमारा बच्चा रसिया में रह सके। रसिया में कैसे रहेगा? हिंदी बोल के रहेगा? नहीं रहेगा। अगर उसको रसियन भाषा आती है, उसको अंग्रेजी भाषा आती है, तो वो रसिया के अंदर जो रोजगार मिल रहा वहां पे रहेगा और वहां पे अपना जीवन जिएगा और जो है वहां पे अपना बौद्ध कल्चर डेवलप करेगा। श्रीलंका में भी वो रह सकता है। हमारा बौद्ध धर्म जब इंटरनेशनल है, हम एक ऐसे धर्म को अपनाए हुए हैं
जो इंटरनेशनल धर्म है, तो फिर भाषा भी तो हमारी इंटरनेशनल होनी चाहिए। केवल हिंदी हमारी कोई कुएं कुएं का मेढक बन के रहना है तो सिर्फ हिंदी सीखनी है। और अगर इंटरनेशनल धर्म हमारा बौद्ध धर्म है, तो हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज पे भी बड़ा फोकस करना पड़ेगा। इसलिए आने वाली पीढ़ी को अंग्रेजी भाषा हर दशा में आनी चाहिए। बेहतरीन अंग्रेजी बोलिए। अभी जिसको अंग्रेजी नहीं आती, सीखिए, सिखाइए। अंग्रेजी को बहुत महत्व दीजिए, क्योंकि गूगल पर सारी चीजें अंग्रेजी, सब कुछ। जब हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज पढ़ना चाहते हैं, कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं, कोई कन्वेंशन हो रहा है, कोई सेमिनार हो रहा है, तो हिंदी बोलने की बात करने वाले अंग्रेजी में स्पीच देते हैं। अंग्रेजी बोलने से जो है रेस्पेक्ट भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, अंक भी अच्छे मिलते हैं। इंग्लिश में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो इस तरीके से जो है, बाबा साहब ने भी कहा भाई संविधान और विधि की भाषा है, कानून की। तो हिंदी और अंग्रेजी में जब शब्दों का टकराव होगा किसी आर्टिकल में, किसी सेक्शन में, तो हिंदी भाषा की बजाय अंग्रेजी भाषा भाषा वाले शब्द का इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। यानी कि जो इंग्लिश में लॉ लिखा हुआ है, उसको इंटरप्रेटेड किया जाएगा, हिंदी वाला नहीं। हिंदी समझने के लिए उसी तरह, इसलिए अंग्रेजी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। तो संविधान दिवस के अवसर पर हम यही इतना कहना चाहते हैं। आप सभी देश के समस्त नागरिकों को यही अपील है कि वह हमारे देश के आने वाली पीढ़ी को इंटरनेशनल प्रोडक्ट के रूप में बनाने का प्रयास करें। वह गली मोहल्ले के अंदर ही तक न सीमित रहे कि भैया बगल में ही नौकरी मिल गई तो कर पाएगा, और बाहर अमेरिका चला गया तो वहाँ कैसे होगा, ना उसको फ्रेंच आती है, ना इंग्लिश आती है, और ना जापानीज आती है, कुछ आता नहीं है, तो क्या कर पाएगा। तो क्यों नहीं आता है भाई, उसे सिखाइए। तो यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा क्वेश्चन है थोड़ा सा। मेरा क्वेश्चन है सर। जी जी, अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। हाँ हाँ, पूछिए सर, पूछिए पूछिए महोदय, पूछिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि एक तो जो शब्द आया है गणराज्य या गणतंत्र, तो हाँ, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। और दूसरा ये है कि राष्ट्रीय ध्वज है, यदि हम घर पे लगाते हैं तो उसका नियम क्या है। जैसे कि सरकारी कार्यालयों में जो ध्वज फहराया जाता है तो शाम को 5 बजे के बाद उतार लिया जाता है। तो क्या हम घर पे ध्वज फहराएं, घर पे लगाना चाहें तो हम सूर्य उदय उदय होने के बाद लगाएं, और शाम को क्या हमें उतारना पड़ेगा या लगा रहेगा? तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज अच्छा को लग रहा है मैडम। फहराने के लिए उसकी हाँ? नियमावली पूरी है। राष्ट्रीय चल, ध्वज को फहराने के लिए पूरा एक्ट है, इसका पूरा एक्ट है, पूरा अधिनियम है। उस अधिनियम को भारत की पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का साइज क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, और वो किस तरह से रखा जाएगा, किस तरह कितने समय फहराया जाएगा, ये पूरा एक अधिनियम पास किया गया है। उसके अनुसार जो है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान उसको फहराया जाएगा। ठीक है। अब रहा बात, तो जैसे कि जो है राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया, और फिर वो बारिश भी हो रही है, भीग भी रहा है, फट भी रहा है, और जो है आंधी आई तो उड़ करके पेड़ में फंस गया, ये सब नहीं होना चाहिए। ये एक्ट के प्रतिकूल है, ये एक्ट की अवहेलना है। तो परंतु जो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है, जो राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानित करने का तरीका है, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। लोग तो जो है भारत सरकार के अभियान से प्रेरित होकर के, राष्ट्र की भावना से प्रेरित होकर के अपना अपना राष्ट्रीय ध्वज लगा लिया। विधिक अज्ञानता के कारण वो लंबे समय तक लगा रहा, और लगा रहने के साथ वो फटता भी रहा, और तमाम प्रकार की चीजें होती रही जो विधिक
दृष्टिकोण से गलत थी, लेकिन व्यक्ति को पता ही नहीं है कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पता नहीं है। तो राष्ट्रीय ध्वज कैसे लगाया जाए, उसका साइज क्या होगा, इस पर एक पूरा जो है वेबिनार मैं तैयार कर लूंगा, और पूरा तैयार करने के बाद उसकी पूरी प्रक्रिया जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। दूसरी बात, गणतंत्र क्या होता है और राजतंत्र क्या होता है। गणतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या है। गणतंत्र एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो उस देश का प्रमुख पदाधिकारी है वह वंशानुगत ना हो, वह वंशानुगत ना हो। वंशानुगत से आशय ये है कि वंश एक ही वंश से ना हो। जैसे गुलाम वंश आपने इतिहास में पढ़ा, एक फिर दो फिर तीन फिर चार, उन्हीं वंश के शासक बनते रहे। परंतु गणतंत्र के अंतर्गत जो राष्ट्र का प्रमुख पदाधिकारी है, जैसे हम राष्ट्रपति मान लें, तो वह वंशानुगत नहीं होगा कि एक वंश का चला रहा है। ठीक है। वंश से क्या आशय है, वंशावली। अब डेमोक्रेसी और गणतंत्र में क्या सिस्टम है कि डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, अगर एक ही वंश के लोग को चुन करके भारत की जनता भेजती है और उसी वंश के लोग जो है प्रधानमंत्री बनते हैं बार बार, तो ये प्रोसेस के तहत आ रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार जो है एक ही परिवार के लोग जो है प्रधानमंत्री बनते चले आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, फिर उन्हीं के वंश से इंदिरा गांधी हो गई, फिर उन्हीं के वंश से राजीव गांधी हो गए, फिर उन्हीं के वंश से राहुल गांधी के लिए प्रयास चल रहा है। तो लेकिन चुन तो जनता रही है। तो ये जो प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से वहां तक पहुंच रहे हैं, और देश की जनता एक वंश के व्यक्तियों को बार बार भारत का नेतृत्व करने के लिए अवसर प्रदान कर रही है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंतर्गत। लेकिन सिर्फ एक वंश को ही वह प्रदान करे, ऐसा उसके सामने बाध्यता नहीं है। लोकतंत्र के अंदर देश की जनता किसी भी व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधि चुन सकती है जो चुनाव लड़ रहा है, और वो चुने हुए प्रतिनिधि गुण दोष के आधार पे अपना नेता चुन सकते हैं और वह प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी को पार्टी के द्वारा हाईजैक कर लिया गया, हाईजैक हो गई डेमोक्रेसी। अब क्या है, अब मुख्यमंत्री का चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का चुनाव सदन में विधायक करेंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह जो विधायिका की शक्ति है, जनप्रतिनिधियों को जनता ने इसलिए चुन के भेजा कि आप जाइए मुख्यमंत्री का चुनाव करिए। परंतु यह जनता की जो मूल भावना है और जो जनप्रतिनिधियों की शक्ति है, वह शक्ति केंद्रित हो गई, डेलीगेटेड हो गई राष्ट्रीय अध्यक्ष में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में डेलीगेटेड हो जाती अप्रत्यक्ष रूप से, और पार्टी का अध्यक्ष डिसाइड करता है
कि इस प्रदेश में ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और फिर उनके नाम का जो है समर्थन वो सारे विधायक करते हैं। इस तरीके से ये जो डेमोक्रेसी का जो मूल उद्देश्य है, संविधान का जो मूल उद्देश्य है, वह अभी पूरा नहीं हो पा रहा। पहले यह व्यवस्था मुख्यमंत्री लेवल पे रहती थी, अब यह व्यवस्था प्रधानमंत्री लेवल पे भी हो गई है कि पार्टी का अध्यक्ष डिसाइड कर देता है कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो फिर जो संसद के जो सांसद हैं, उनको जो चुनना है अपना जनप्रतिनिधि, उनके लिए अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्शन आ जाता है कि आप इनको चुन दीजिए। व्हिप जारी हो जाती है, यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्टी ने व्हिप जारी कर दी, आपको फॉलो करना मानना है। तो ये जो पार्टी के द्वारा व्हिप है, और जो पार्टी के द्वारा सदन की शक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर लेना, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। अब दूसरा बात है डेमोक्रेसी, तो जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में हमको अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। और गणतंत्र में जो राष्ट्रपति है वह वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत का मतलब है जैसे कि इंग्लैंड के अंदर महारानी वाली व्यवस्था है, वहां पर जो है वंशानुगत रहता है, उन्हीं वंश से निकल के आता है। तो वो व्यवस्था भारत में नहीं अडॉप्ट की गई है। ब्रिटेन के संविधान से वो चीजें ली गई हैं जो अच्छी हैं, अमेरिका से वो चीजें ली गई जो अच्छी हैं, जर्मनी से वो चीजें ली गई जो अच्छी हैं, आयरलैंड से जैसे अब जैसे कि हमें फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिए, तो जर्मनी से हमने आपातकाल की स्थिति का प्रोविजन से लिया, तो आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिया। इस तरीके से हमने पूरी दुनिया के अंदर से जो अच्छे अच्छे सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को लिया और भारत की परिस्थितियों के अनुसार उसको घटा बढ़ा करके उसको भारत की संसद में अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित किया। अब सब कुछ बाहर से भी नहीं लिए, बाहर से हमने सिद्धांत लिए जैसे राइट टू इक्वालिटी, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के लिए जो पूरी दुनिया में अच्छे अच्छे सिद्धांत थे, उन सबको लेके बहुत अच्छा संविधान बनाया। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर छुआछूत ही नहीं था। पूरी दुनिया के अंदर एक इंसान को एक इंसान छू दे तो वो अछूत मतलब वो अपवित्र हो जाए, ऐसा कहीं नहीं था। ऐसा दुनिया के किसी से भी संविधान के अंदर जो है आर्टिकल नहीं था। आर्टिकल से 17 की अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाता है और इसका प्रयोग करना अपराध होगा। तो बहुत सारे आर्टिकल भारत की परिस्थितियों को देखते हुए बनाए गए, जैसे रिजर्वेशन भी है, जाति के आधार पर रिजर्वेशन, ये भी जो है भारत की परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया। तो भारत का संविधान भारत के नागरिकों के लिए है, और भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत की परिस्थितियों को देखते हुए बनाया है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें बाहर से भी लिया। तो गणतंत्र, हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष यानी कि इसका कोई धर्म नहीं होगा, जो सरकार होगी उसका कोई धर्म नहीं होगा, वह कोई धार्मिक आचरण नहीं करेगी, ये पंथ निरपेक्ष होगा। समाजवादी का मतलब है सरकार की भी जो है इकाई होगी और प्राइवेट सेक्टर भी होगा, सरकारी सेक्टर भी होगा, दोनों आदमी मिलके जो है भारत का विकास करेंगे। ना केवल प्राइवेट सेक्टर होगा और ना केवल जो है गवर्नमेंट सेक्टर होगा। अगर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होगा तो प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली हो जाएगी, और अगर गवर्नमेंट सेक्टर होगा तो गवर्नमेंट सेक्टर की मोनोपोली हो जाएगी। इसलिए दोनों सामंजस्य स्थापित करके भारत का विकास करेंगे, फैक्ट्रीज डालेंगे, रोजगार देंगे। इससे सरकारी फैक्ट्री भी है तो प्राइवेट फैक्ट्री भी है।
जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज, गणराज हमें कैसे बनाने के लिए, गणराज ऐसा कि यहाँ पर कोई वंशानुगत शासन नहीं होगा कि उनका बेटा बनेगा, फिर उनका बेटा बनेगा, फिर उनका बेटा बनेगा। ना ही ये राष्ट्रपति के ऊपर लागू होगा, ना ही फिर अन्य जगह लागू होगा। ये है सवाल का जवाब। बाकी एक्ट पर जो है, मैं आपको एक्ट के माध्यम से पूरा तैयार करके राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में एक्सप्लेन कर दूंगा। और भारत की जनता वैदिक ज्ञान के अभाव में जो है राष्ट्रीय ध्वज का जो है जाने अनजाने अपमान करती है। तो अगर आप कंप्लेन करेंगे तो फिर उसमें जो है थाने के द्वारा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तब उससे पता चलेगा कि उसने अपमान कर दिया। उसे पता ही नहीं है कि उसके द्वारा किया गया कृत्य अपराध है। वो तो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर के राष्ट्रध्वज को लगा रहा है। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत धन्यवाद। संचालक जी आगे बढ़ाए। हेलो, आपका नेट काम नहीं कर रहा है। हेलो जी, आवाज आई? कट रही है आवाज आपकी। हेलो हेलो आवाज आ रही है, बोले हेलो, बोले, ठीक है आवाज सर। आ रही है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। और बहुत ही सुंदर चर्चा हुई संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर। संविधान कैसे हम इसको मनाएं, इस पर भी विशद चर्चा हुई। संविधान की महत्ता क्या है, और हम परम सम्मानीय बी.एल. कदम साहब के सवालों का जवाब भी मिला। अब कार्यक्रम के को आगे बढ़ाते हुए आज के अध्यक्ष महोदय परम सम्मानीय विजय साहब से अनुरोध है कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। परम सम्मानीय विजय साहब, धन्यवाद सर। राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सर स्वागत है सर। मेरी आवाज आ रही है महोदय? हेलो, आ रही आ रही है। धन्यवाद जी, सर। आपकी आवाज आ जी साथियों, आज के इस संविधान वाचन में गंभीर चर्चा हुई और हमारे संचालक महोदय कदम साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया और उनका बहुत अच्छे से जवाब मिला। मेरे को धीमान साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएं। मैं कि जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करके आगे गए वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े, और जिनके बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए तो आज के समय में हिंदी मीडियम का कोई वैल्यूएशन नहीं के बराबर है। इसलिए हम सब अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएं। साथियों, संविधान की लड़ाई चल रही है अभी। कुछ लोग कहते हैं संविधान खत्म हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं संविधान के साथ में छेड़छाड़ होगा, कुछ लोग कहते हैं सन 1924 के बाद में चुनाव नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर के संविधान के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है। हमें इस बहुजन समाज को तैयार करना है
क्योंकि हमें संविधान बचाना है। अगर जिस दिन संविधान मनुवादियों के द्वारा खत्म किया जाएगा या संविधान का पूरी धाराएं समाप्त करके मनुस्मृति को लागू कर दिया जाएगा, तो फिर से हम 100 साल पीछे वाला सिस्टम देखने को मिलेगा। इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें जवाब देना है। हम बढ़ चढ़ करके 26 नवंबर को संविधान दिवस पर दिल्ली के जंतर मंतर में बड़े पैमाने पर हम लोगों को उत्साहित करें, प्रचारित करें, जाने के लिए तैयार करें, क्योंकि हमारा हल्ला ही संविधान बदलने वालों के मुंह पर ताला लगाएगा। चूंकि समय हो चुका है, मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बहुत बहुत साधु। आपके द्वारा अध्यक्षीय उद्बोधन रखा गया। अब मैं कार्यक्रम के समापन से पूर्व हमारे आरबीएम के कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि आभार व्यक्त करें एवं कार्यक्रम को समापन के लिए अनुमति प्रदान करें। परम सम्माननीय